आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारे खास प्रोग्राम वकील साहब में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। आमतौर पर हम या तो कानूनी पेचीदगियों में पड़ने से डरते हैं या किसी मसले का हमें कोई सही कानूनी तरीका नहीं पता होता। आपके ऐसे ही सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फिरोज खान गाजी साहब, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। वेलकम। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आपकी भी अगर कोई उलझन है, कोई भी मसला हो, कोई भी सवाल हो कानून से जुड़ा, तो आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हैं। हमारी नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमें इंतजार है आपके सवालों का। वकील साहब, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं आरटीआई पे, लेकिन ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इस पर जितनी बात की जाए कम है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें आप हमें बता चुके हैं, फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग आमतौर पर नहीं जानते हैं। तो आरटीआई फाइल किस तरह से करना है ये आप हमें बता चुके हैं, लेकिन वहीं पर यह जानना भी ज़रूरी है कि आरटीआई के तहत किन डिपार्टमेंट से और किस तरह की इंफॉर्मेशन मांगी जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तुम। आरटीआई के मुतल्लिक जो एक तमहीद यानी भूमिका इंट्रोडक्शन हो सकता था वो मैंने दिया है जी। फिर उसको कुछ लफ्ज़ों में मैं रिपीट कर रहा हूँ लोगों की याददाश्त के लिए कि आरटीआई एक ऐसा लेजिस्लेशन है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में एक वेलफेयर स्टेट की सिमत में ले जाने के लिए सरकार को पास किया गया था। हमें ये भी याद रखना चाहिए आज की डेट में कि जो भी दुनिया में इस वक्त लेजिस्लेशन पास हो रहा है तकरीबन किसी न किसी यूएन के कन्वेंशन या यूएन के किसी न किसी रेजोल्यूशन के ऊपर बेस हो रहा है जी। इसी तरह से आरटीआई भी, क्योंकि ये दुनिया का आज की डेट में प्रॉब्लम है। दुनिया के प्रॉब्लम है कि एक देश से दूसरे देश का कारोबार, बड़े बड़े डील होते हैं, ख़ास तौर से जो डिफेंस डील है बड़े बड़े होते हैं जी। तो इसमें अक्सर किकबैक और 10 किस्म की चीज़ें जिसको आम लफ्ज़ों में रिश्वत या घूस या ब्राइब बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा चलता है। तो इसको चेक करने के लिए इस एक्ट को पास किया गया, बल्कि यूएन में इसका डिस्कशन हुआ। उसके बाद जो है दुनिया के कई कंट्रीज़ में ये पास हुआ जो भी ख़ास तौर से यूएन के मेंबर स्टेट हैं, और इसके तहत सरकार के तमाम वो इंफॉर्मेशन जो कि किसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन से ताल्लुक़ नहीं है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, प्रेसिडेंट ऑफिस हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, पुलिस हो, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हों, डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज़ हो, सेंटर की हो, स्टेट की हो, ऐसे एनजीओ जो कि सरकार से फंड लेती हैं, एड होते हैं सरकार से, उन सब के मामलात में आप जो हैं इंफॉर्मेशन सीख करते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बाध्य हैं। डिटेल में कानून ही में ये प्रोवाइड किया गया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में जी। कि किस तरह से एप्लीकेशन दें, इन्फॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या है। इन्फॉर्मेशन का डेफिनेशन इतना डिटेल में बनाया गया है कि बस शॉर्ट में यही कहा सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन जिससे कि सरकार के या देश के इंटीग्रिटी पर असर पड़ता हो, डिफेंस से कोई रिलेटेड मैटर हो, या एक देश से दूसरे देश का डिप्लोमेटिक मसला हो जिससे कि आम पब्लिक को कोई ख़ास लेना देना नहीं है, उनको छोड़ के बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आप एक एप्लीकेशन देके कंसर्न डिपार्टमेंट से आप ले सकते हैं जी। व्यूअर्स के जुड़ने का सिलसिला भी जारी हो चुका है। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका। मैं श्रीनगर से जावेद कुरैशी बोल रहा हूँ, कश्मीर श्रीनगर से जी। जावेद मेरा साहब, सवाल ये है कि हमने किया है डोमेस्टिक वायलेंस केस जी, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है बेंगलोर में। अब उन्होंने किया, लड़के वालों ने किया है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास, इसका मतलब ज्यूरिडिक्शन का केस जी। ये ज्यूरिडिक्शन नहीं आता है और उसने अपनी तरफ से अटॉर्नी दिया अपने बाप को, क्योंकि ये क्रिमिनल केस है। ज्यूरिडिक्शन केस उन्होंने किया है, क्रिमिनल केस है जी। लेकिन उसने लड़के ने दी है अपनी अटॉर्नी अपने बाप को। क्या ये चलेगा कि नहीं चलेगा जी? और ये जो इन्होंने किया है इसका लॉ क्या है जो इन्होंने किया है कि ये मतलब अभी लड़का वहाँ है ही नहीं बेंगलोर में, वो अभी दिल्ली में है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं ये हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस बेंगलोर में हुआ है, तो यहाँ इसका ज्यूरिडिक्शन नहीं है जी। आपने ये नहीं बताया कि केस कहाँ किया है, बंगलोर में किया है या दिल्ली में किया है? नहीं, हमने किया है इनको केस श्रीनगर में।
श्रीनगर में तो देखिए, श्रीनगर में एज ए हस्बैंड और वाइफ कभी ये दोनों पार्टीज रही है क्या? श्रीनगर में उसको बोलते हैं कि एक घर में, जिसको मैट्रिमोनियल हाउस बोलते हैं, शेयर हाउस होल्ड बोलते हैं, क्या शेयर हाउस होल्ड में जहाँ भी ये रहे हैं वहाँ पर मुकदमा हो सकता है? अगर श्रीनगर में ये कभी गए ही नहीं हैं, कभी रहे ही नहीं हैं, तब मुकदमा नहीं हो सकता है। मुकदमा वही होगा जहाँ पर कि ये वायलेंस हुआ है, जिसको शेयर हाउस होल्ड बोलते हैं। जी वकील साहब, आपने बताया कि किन डिपार्टमेंट से और किस तरह की इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, बात करेंगे इसके बारे में और भी, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल ये है, मैं किसी को 20 लाख रुपए दिया था 3 साल पहले जी, तो वो मेरे को उसके एवज में मेरे को चेक दिए थे और बॉन्ड पेपर दिए थे ब्लैंक। तो मैं 2 मरतबा चेक बाउंस करवाया, मैं 2 मरतबा। अच्छा, तो अब आप ये बोले कि और उसकी चेक की मिकदार कितने दिन रहती, मैं कब बाउंस करवाऊँ, फिर जैसे उसके लिए क्या जैसे लीगल एक्शन ले सकता हूँ मैं? थोड़ा सा मेरे को इसके बारे में डिटेल बताइए प्लीज। देखिए, पहली बात तो ये कि कोई चेक इसलिए नहीं बैंक को प्रेजेंट करता है कि वो बाउंस हो। तो ये कहना है कि हमने चेक बाउंस कराया है अपने आप में, ये सेंटेंस सही नहीं है। आप ये कहिए कि हमने चेक जो है इनकैशमेंट के लिए डाला था, जो कि पैसा न होने की वजह से उसके अकाउंट में बाउंस हो गया। तो देखिए, आज की डेट में चेक की जो वैलिडिटी पीरियड है वो इशू के डेट से 3 महीने के अंदर होता है। 3 महीने के अंदर आप कभी भी डाल सकते हैं, और अगर बाउंस होता है दोबारा डाल सकते हैं। आपने कहा कि हमने 2 बार डाल दिया है, तो अगर अभी 3 महीने के अंदर है चेक का डेट, जो चेक के ऊपर डेट डाला गया है, तो फिर एक बार आप डाल सकते हैं। और अगर उसके बाद भी अगर इनकैश नहीं हो रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है आपको, तो बैंक रीज़न लिखती है कि पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। तो रीज़न ख़ास तौर से ये जो चलता है कि इसलिए इनकैश नहीं हुआ क्योंकि अकाउंट में उतना पैसा नहीं है जितने का ये चेक है, इसलिए चेक बाउंस हो गया। तो इस सिचुएशन में जब ये आ जाए तो चेक जहां बाउंस होने का पता चले, आप फ़ौरन उसके 1 महीने के अंदर आप लीगल नोटिस दीजिए दूसरी पार्टी को। अगर दूसरी पार्टी को नोटिस मिल गया और वो चेक जो है पैसा, जो चेक का अमाउंट लिखा हुआ है, अगर उतना वो पैसा वापस आपको 15 दिन के अंदर नहीं किया, तो फिर जो है आप उसके ऊपर क्रिमिनल कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसके तहत आप मुकदमा कर सकते हैं। और जिस रोज़ आपको पता चला कि चेक बाउंस हो गया है, उसके 15 दिन आप इंतज़ार करेंगे नोटिस देने के, और उसके बाद जो है आप 1 महीने के अंदर आप मुकदमा जो है फाइल कर सकते हैं। जी एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो 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 हाँ, हेलो सर। जी बताएं क्या सवाल है आपका? हमारा कोई प्रॉपर्टी का सवाल है। प्रॉपर्टी? हाँ बताएं। जी बताएं। प्रॉपर्टी का सवाल है हमारा। हाँ जी सवाल पूछें, क्या सवाल है? हाँ, ये मेरा प्रॉपर्टी का सवाल है। हाँ बताएं। देखिए, सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज बंद करिए। हाँ ठीक है। हाँ, हमारा प्रॉपर्टी का सवाल है जी। हाँ, तो हमारे प्रॉपर्टी का सवाल क्या है, हमारे अब्बा के नाम की प्रॉपर्टी थी। तो मेरे नाम से वो बॉन्ड के ऊपर लिख दिए, माँ बाप साइन कर दिए। जी अभी आपकी टेलीविजन की आवाज़ जो है सुनाई दे रही है, ये आवाज़ बाउंस करता है, इसलिए आप पहले टेलीविजन की आवाज़ जो है बंद कर दीजिए। और लगातार हम अपने व्यूअर्स से यही कहते हैं कि वो जब भी हमें कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दें, जिससे उनका सवाल हम सही से सुन पाए। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो, लगता है किसी वजह से इनसे राब्ता हमारा नहीं हो पाया। वकील साहब, जिस तरह से हम आरटीआई की बात कर रहे थे, आपने बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बताया। जिस तरह से ये आरटीआई है, ये हम सभी के फ़ायदे के लिए है, लेकिन कई बारी लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। तो वो किस तरह से इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, इंफॉर्मेशन लेना तो किसी का हक है जी। अब वो इंफॉर्मेशन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है पर्सनल बेसिस पे जी, तो वो अलग बात हो जाती है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की दी जाती है? इन्फॉर्मेशन किसी शख्स के जो डिपार्टमेंटल काम है, उस डिपार्टमेंटल काम के मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जी। ये नहीं कि अगर कोई आदमी किसी डिपार्टमेंट में है, उस डिपार्टमेंट से आप उस आदमी के मुतल्लिक जो वहाँ पे ऑफिसर लगा हुआ है या कोई भी एम्प्लॉइज़ है, उसके आप पर्सनल इसके मुतल्लिक नहीं पूछ सकते हैं।
हाँ, लेकिन डिपार्टमेंट में वो कोई काम किया है, उस काम के मुतालिक आप पूछ सकते हैं कि भाई जैसे सपोज कर लिए कि कोई कंट्रैक्ट दिया गया है, वो इंचार्ज में है कंट्रैक्ट देने के, तो आप पूछ सकते हैं कि ये कंट्रैक्ट कितने में हुआ था, कितने बिडर आए थे, जिसको बोलते हैं कि किस बेसिस पर दिया गया जी। इसके मुतालिक तो आप मालूम कर सकते हैं, लेकिन उसके पर्सनल जानकारी के मुतालिक नहीं मालूम कर सकते हैं। अब उसमें ये आ जाता है कि जो उस वक्त पोस्ट पे होता है, अगर डिपार्टमेंट में किसी किस्म का करप्शन हुआ है तो लाजमी है कि जो उसका हेड है या जो लोग इंचार्ज हैं उसको डील करने के वो जिम्मेदार होते हैं, तो ये अलग बात हो जाती है। तो हर किसी वो इन्फॉर्मेशन जो कि किसी का बिल्कुल पर्सनल होता है उसके मुतालिक आप नहीं पूछ सकते हैं, ना वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए बाध्य हैं। लेकिन उस आदमी का, उस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंटल वर्क जो भी है, उस डिपार्टमेंटल वर्क के बारे में आप पूछ सकते हैं, उससे जुड़ी जानकारी आप दे सकते हैं जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम नांदेड़ से बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र से। जी, महाराष्ट्र से बात कर रही हैं। सवाल बताएं, आपका क्या सवाल है? मैडम, हमारी ये उलझन है, 1 साल पहले हमारी लड़की की शादी किए थे हमने जी। लड़के वालों ने हमसे मांग रखे थे, डिमांड रखे थे, 1 लाख कैश लिए, पल्सर गाड़ी लिए और बहुत सारा सामान दहेज में मांगे। हमने सब फरमाइश पूरी करके शादी करके दिए, लेकिन लड़के ने शादी के बाद और मांग हमसे रखने लगा, जिसकी वजह से परेशान होकर हमने 2 महीने में बच्ची का खुला ले लिए थे। अच्छा। उसके बाद भी लड़का और लड़की को हमारी परेशान करता, फोन करता, घर पे आता, मेरे को फिर से शादी करना है, फिर से निकाह करना है। वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता। उसके बारे में हमने अब क्या करने होना उसका, उसको कुछ नोटिस वगैरह दे सकते कि हम? जी, देखिए, पहली बात तो आपने ये कहा कि उसने डिमांड की, 1 लाख रुपया कैश दिया, पल्सर गाड़ी दिया आपने शादी के वक्त, उसके बाद भी उसका डिमांड जारी रहा, फिर आपने की लड़की ने उनसे खुला ले लिया। देखिए, जब किसी से खुला लेते हैं, चाहे वो विलेज पंचायत के ज़रिए लें या दारुल क़ज़ा के ज़रिए लें या उसको ये भी बोलते हैं पंचायती अदालत के ज़रिए लें, जैसे भी लें या कोर्ट के ज़रिए लें, तो एक उस वक्त टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस हो जाता है कि उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, क्योंकि ये जितने जहेज़ आपने दिए हैं सब जहेज़ जो है वो लड़की का है, वो उसको वापस मिलना चाहिए था खुला के वक्त। अगर आपने नहीं लिया है फिर भी खुला पर एग्री हो गई हैं, तो अब मैरिज बिल्कुल टर्मिनेट हो गया। अब उस लड़के को कोई हक नहीं बनता है लड़की का पीछा करना, ये दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए। तो उसी तरह से जिस तरह से एक गैर आदमी किसी भी लड़की का पीछा करता है, वो उसको चेस करता है, तो आप उसके खिलाफ जो ऑर्डिनरी कानून है उसके तहत जो है आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, छेड़खानी का कंप्लेंट कर सकती हैं, आम लफ्ज़ों में जिसको बोला जाता है। तो इस तरह से आप आज़ाद हैं, किसी किस्म के उसको परेशान करने का हक नहीं है। उसके हर एक्शन के ऊपर आप फ़ौरन पुलिस में इन्फॉर्म कीजिए, अपना यही चीज़ बताइए कि ऐसा ऐसा मसला हुआ था, उसके बाद खुला के बाद भी ये लड़की को परेशान कर रहा है और बिल्कुल वो गैर मर्द हो गया है, उसको किसी किस्म की लड़की को न फॉलो करने की इजाज़त है, न उससे बात करने की इजाज़त है और न ही किसी किस्म के परेशान करने की इजाज़त नहीं। वो सब ऑफेंस है, आप फ़ौरन कंप्लेंट कीजिए। जी वकील साहब, यहाँ पर एक बहुत ही अहम बात है, जिस तरह से इन्होंने बताया कि शादी के वक्त ही डिमांड की जा रही थी कई सारी चीज़ों की, फिर भी इन्होंने शादी कर दी। तो बहुत सारे लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर कोई शादी के वक्त ही डिमांड कर रहा है तो सोच समझ के फैसला करें, शादी करें। देखिए, ये मसला कई बार कानूनी तौर पे कोर्ट में भी डिस्कस हो चुका है कि जब आप खुद कह रहे हैं कि भाई उसने डिमांड किया और आपने उस डिमांड को पूरा किया, तो क्या उसी वक्त उसका नेचर नहीं समझ में आ गया था कि लालची लोग हैं जी। या आज अगर 1 लाख मांग रहे हैं तो कल 50,000 मांग सकते हैं, कल 2 लाख मांग सकते हैं, तो उसी वक्त आपने क्यों डिसीजन नहीं लिया? तो देखिए, हमारे यहाँ ऐसा है कि सोशल जो रियलिटी है उसको सामने लेकर चलना पड़ता है। सिचुएशन कुछ इस तरह से क्रिएट कर दिया गया है कि जैसे कि लड़की इक्वली पढ़ी लिखी है, जैसे सपोज करिए कि लड़का भी इंजीनियर है या लड़की भी इंजीनियर है, या लड़का भी डॉक्टर है लड़की भी डॉक्टर है, दोनों के पढ़ने लिखने में माँ बाप ने उतना ही खर्च किया है, बल्कि लड़की के एजुकेशन में खर्च ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसको आने जाने के लिए भी सुविधा का इंतज़ाम करना पड़ता है। लेकिन फिर भी ये हमारा सामाजिक कलंक है, ख़ास तौर से साउथ एशिया के जितने कंट्रीज़ हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, तकरीबन हर मज़हब के लोगों में है कि वो लड़की वालों से हर हालत में एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़के वाले को कुछ दें, चाहे वो लड़की उससे ज़्यादा टैलेंटेड हो, यहाँ तक कि अगर दोनों सर्विस में और ज़्यादा तनख्वाह पा रही हो, फिर भी ऐसा माहौल बन गया है कि लड़के वाले कुछ न कुछ चाहते हैं। तो ये अपने आप में एक सोशल एविल है, इसको फाइट किया जा सकता है डिटर्मिनेशन से। कंप्लीट अगर लड़कियां ये डिटर्मिन कर लें, जो पढ़ी लिखी हैं या जो नहीं पढ़ी लिखी भी हैं, कि चल भाई अगर तुझे दौलत ही से मतलब है तो मैं तेरे ऊपर लानत भेजती हूँ,
तो तेरा अपना घर मुबारक, मेरा अपना घर मुबारक। लेकिन ऐसी हिम्मत नहीं कर पाती हैं, ऐसा सोशल कुछ जकड़न है जिससे कि निकल नहीं पा रही है। लेकिन जैसे जैसे कानून आगे बढ़ता जाएगा, जागरूकता बढ़ती जाएगी, एक रोज़ इस चीज़ से फ्री हो जाएंगी या फिर लड़कियों की शादी का प्रॉब्लम उनके माँ बाप पे नहीं होगा, यही उम्मीद की जा सकती है। जी बिल्कुल, एक चेंज लाने की ज़रूरत है। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, जी बताएं क्या सवाल है? जी मैडम, हमने ना एक पॉलिसी लिए थे यहाँ पर जी। तो अभी ऐसा है कि हम अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, महाराष्ट्र में जी। लेकिन हमने पॉलिसी मेरी आंटी के थ्रू लिए थे जलगांव डिस्ट्रिक्ट से। लेकिन वो 6 साल की पॉलिसी थी और 6 साल बाद वो मैच्योर होने के बाद पैसे मिलने वाले थे। वो 2 चेक्स मिलने वाले थे और वो पॉलिसी 3 साल पहले मैच्योर होनी थी। लेकिन उसका एक चेक मिला और जब हम बैंक में बताया तो वो बाउंस हो गया। और जो उसके बाद ऐसा कुछ कंपनी का प्रॉब्लम हो गया कि मैत्रेगा कि वो बंद हो गई, तो सेकंड चेक मिला ही नहीं। तो फर्स्ट चेक के बेसिस पे हमने केस किए। वो वकील ने भी जो थे उन्होंने थोड़ा स्टार्ट में कुछ नोटिस वगैरह भेजे, लेकिन वो भी कोई इंटरेस्ट लेना नहीं चाहते उसमें अभी। तो अभी क्या कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर आपका अब भी केस पेंडिंग है तो आप एडवोकेट चेंज कर लिए, क्योंकि एडवोकेट की एक जिम्मेदारी है, अगर उसने पैसे फीस लिया है और उसके बाद भी उस केस को मुस्तैदी से नहीं कर रहा है तो फिर ये एडवोकेट के पार्ट में नेग्लिजेंस है। तो पहले काम तो ये कीजिए कि आप एडवोकेट को चेंज कर लीजिए। और अगर आपका केस पेंडिंग है तो ये क्रिमिनल एक्ट है। अगर सपोज के लिए कंपनी बंद भी हो जाती है तो कंपनी जो है लिक्विडेशन में चली जाती है, फिर भी क्रिमिनल एक्ट अपनी जगह मौजूद रहता है, आपका ये केस चलेगा। जी वकील साहब, आपने बताया कि आरटीआई के जरिए हम किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते हैं, हालांकि जो उसका काम है उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम ले सकते हैं। तो क्या जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है आरटीआई के जरिए? तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आज की तारीख में 2 किस्म की हैं। पर जैसे स्कूल है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो वो प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट एडेड भी हैं। अगर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और गवर्नमेंट से कोई एड नहीं लेती है तो उससे आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं। लेकिन उस इंफॉर्मेशन को दूसरे तरीके से लिया जा सकता है। कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, उसका एक सर्टिफिकेट होता है, डिग्री होता है। सर्टिफिकेट डिग्री को रिकॉग्नाइज करने का एक सरकारी इदारा होता है। तो जो चीज़ सरकारी इदारे को वो दे सकती हैं वो आप भी उसको लेने के लिए वो आपके पास हक है। अगर वो डिपार्टमेंट नहीं दे रहा है, अगर वो स्कूल नहीं दे रहा है तो उस डिपार्टमेंट से मांग लीजिए जिस डिपार्टमेंट के वो तहत है। जैसे एजुकेशन का है, आप डीएम से मांग सकते हैं, वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन होता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है, उससे ले सकते हैं उस स्कूल के मुतालिक जो भी जानकारी हो। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, जी बताएं क्या सवाल है? मेरा प्रॉपर्टी का सवाल है, प्रॉपर्टी का। अरे बताइए ना। जी बताएं। प्रॉपर्टी का बोले तो हमारे अब्बा के नाम की जो प्रॉपर्टी थी मेरे नाम से लिख दिए और लिखने के बाद क्या हुआ, बाद में मैं उधर जा नहीं पाया गाँव तरफ। तो हमारे अब्बा क्या करे, मुझे लिखने के बाद मैं नाम से कर लिया, ग्राम पंचायत होता गाँव में, ग्राम पंचायत ही मेरे नाम से कर लिया हमने। करने के बाद मेरे पास पूरा कागज पत्र है। तो हमारे अब्बा ऐसा बेच दिए वो जमीन। वो जमीन बेचने के बाद अभी उसके ऊपर में हम कुछ कर सकते हैं या नहीं? देखिए, उन्होंने जमीन तो आपको कह रहे हैं कि आपके नाम से कोई कागज कर दिया था। उस कागज का उस वक्त तक कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जब तक कि उसका रजिस्ट्रेशन न हुआ हो। और जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वो कागज जो है उसको कहते हैं खानगी एक बंटवारा तो हो गया। खानगी तो चीज़ हो गई कि आपको दे दिए। आपने ये नहीं बताया कि क्या उन्होंने गिफ्ट की शक्ल में दी थी। अगर गिफ्ट की शक्ल में दी थी, पोजीशन भी दे दी थी, तब तो आपको हक बनता था। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ वो कागज़ ही है और जितने भी सरकारी दस्तावेज़ हैं उसमें अगर आपका फादर ही का नाम है तो उनको उस प्रॉपर्टी को बेचने का हक है। उन्होंने सही बेचा है। जी, वकील साहब कहते हैं कि आरटीआई के जरिए आप वो इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते जो प्रोटेक्टेड है। यानी हम प्रोटेक्टेड इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? देखिए, बहुत शॉर्ट में आम लोगों के लिए, एक जनरल पब्लिक को समझने के लिए, कि हर वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि देने से सरकार की इंटेग्रिटी यानी कि देश की अखंडता के ऊपर असर पड़ रहा हो, या कोई सीक्रेट एजेंसी जो है किसी सीक्रेट डील के मुतालिक जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच किस किस्म की बात हो रही है, डिप्लोमेटिक जिसको बोलते हैं, अगर ऐसा नहीं है
अगर ऐसी चीज़ें हैं तो इन चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिया जा सकता है। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ हेलो। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ एक्चुअली मुझे बताइएगा, मेरी अम्मी है, 4 बहन है जी। और दो हमारे मामा है। जी। ठीक है ना, तो मैं जानना चाहता हूँ उसमें मेरी मम्मी का कितना प्रॉपर्टी रहेगा, मतलब कितना राइट बनता है, ये मुझे जानना है। जी। देखिए, आपने बताया कि आपकी आपकी माँ 4 बहनें हैं और आपके 2 मामा हैं, और ये कि इसके अलावा अगर आपके माँ की अम्मी भी नहीं है और सिर्फ ये आज की डेट में 4 बहन और 2 मामा ही हैं, तो आपके अम्मी के फादर की प्रॉपर्टी का जो हिस्सा होगा उसका बांटने का तरीका ये होता है कि एक हिस्सा बेटे को और उसका हाफ हिस्सा जो है बेटी को मिलता है। तो इस प्रॉपर्टी का आपको सब मिला के 8 हिस्सा हो जाएगा। उस 8 हिस्से में एक हिस्सा बहनों को दे दीजिए, यानी कि आपकी माँ और उसकी 3 बहनों को, और 2 हिस्सा आपके भाइयों को जाएगा। जी, एक कॉलर हमारे साथ इसी के साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो। जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि हमारी एक जमीन है जी। जी, उसके ऊपर जो कुछ लोगों ने मकान बना लिया है, तो हम पूछना चाहते हैं कि अब हम उस जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते केस करके। सवाल आपने कहा कि आपके पास एक ज़मीन है आप लोगों के नाम से जिस पर किसी ने मकान बना लिया है। तो देखिए, पहली बात तो ये कि जब कोई आपके ज़मीन में मकान बनाने का मतलब ये हुआ कि ज़मीन में के पोजीशन में इंटरफेयर करना। तो जब उस तरह से मकान बना रहे थे तो आपने उस वक्त कोई कदम क्यों नहीं उठाया? अगर कदम नहीं उठाया, फिर भी ये है कि अगर वो 12 साल के अंदर है, सपोज़ कर लीजिए किसी ने आप कब्ज़ा किया, वो कब्ज़ा करने का मुद्दत जो है 12 साल के अंदर है, तो आप उसको इविक्ट करने के लिए सिविल सूट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं मकान बनाने में टाइम लगता है, उस बीच आपने कुछ क्यों नहीं किया, ये ज़रूर आपसे सवाल पूछा जाएगा, कोर्ट में ही पूछा जाएगा, जिसका कि एक्सप्लेनेशन देने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। 12 साल के अंदर है तो आप लोकल एडवोकेट से फ़ौरन कॉन्टैक्ट कीजिए और एक मुकदमा कीजिए इविक्शन के लिए। जी, और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी मैम, मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर रखी है, 1 साल हो गया। अच्छा। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे वो उसको छोड़ दें, और हम लोगों की लव मैरिज हुई थी जी। उसके बाद भी कुछ घर में कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हुए जिसकी वजह से उन्होंने चुपके से निकाह कर लिया दूसरा। अच्छा। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा जी। और जैसे मैं उनके साथ रहना नहीं चाहती, लेकिन वो मुझसे टाइम मांग रहे हैं, और उस जो लेडी है दूसरी उससे भी बहुत बातें कर रहे हैं। अच्छा। जैसे मिल रहे हैं, सब काम कर रहे हैं जैसे। तो मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रही और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, बहुत सिंपल है कि आपके वो हस्बैंड हैं, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। देखिए, मुस्लिम लॉ में कोई दूसरी शादी तो कर सकता है, लेकिन पहली बीवी को यह हक हो जाता है कि वो उसके साथ रहे या न रहे। इस किस्म का कोई कानूनी कार्रवाई कि दूसरी शादी को इल्लीगल करार दिया जाए, अगर वो भी शादी लीगल वे में हुई है तो उसको इल्लीगल करार तो नहीं दिया जा सकता है। आपके पास ये हक है कि आप चाहें तो उसके पास रहें, और नहीं अगर रहना चाहती हैं, अगर सोच रही हैं कि आपके साथ ज़्यादती हुआ है, तो हमारे देश में कानून है, आप डोमेस्टिक अपने आप में एक ये डोमेस्टिक वायलेंस के भी ज़मरे में आता है, वहाँ भी प्रोसीड कर सकती हैं। और ये कि अगर इस्लामिक ला के रूह में जाया जाए तो ये है कि दूसरी शादी करने से पहले हस्बैंड को आपसे परमिशन लेनी चाहिए थी, और अगर आपसे परमिशन नहीं लिया है, दूसरी शादी लिया है, तो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के तहत जो है आप जा सकती हैं। बल्कि आपको यहाँ जाना पड़ेगा शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1939 ही के तहत कि हमसे बग़ैर इजाज़त के उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, इसलिए हमको ये हक बनता है, वो हक दिलवाई जाए। जी, व्यूअर्स लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर है। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मतलब मेरे दादा ने मेरे अब्बा को प्रॉपर्टी दी थी जी।
तो प्रॉपर्टी ऐसी दिए थे कि मैं मतलब मैं जिंदा रहने तक की वो प्रॉपर्टी बेचना नहीं। फिर वो प्रॉपर्टी मतलब वो क्या कर दिए मेरे अब्बा ने, बाद में वो अपना जो कागज जो दिए थे ना वो नाम से भी करे अपना, वो चेक पौची जो भरते ना वो भी भरे, लेकिन मेरे दादा ने क्या करे, मेरे अब्बा उसके बाद गए नहीं उधर पे और मेरी जो फूफी थी ना उनको भेज दिए और मेरी फूफी ने दूसरे को भेज दिए। तो मतलब अभी जो अब्बा ने तो मेरे साइन नहीं करे, अब्बा के नाम से कागज है, तो मतलब वो प्रॉपर्टी का अब हम लोग क्या करेंगे, मतलब हम लोग की प्रॉपर्टी हमको मिल सकती है क्या नहीं मिल सकती वापस हमको? ठीक है। देखिए, आपने ये नहीं बताया कि आपके फादर के नाम से जो आपके दादा ने कागज़ बनाया था वो क्या कागज़ है, लेकिन आपने एक ये हिंट दिया है कि उस कागज़ का मतलब ये था कि जब तक वो ज़िंदा रहेंगे तब तक वो प्रॉपर्टी को उन्हीं की रहेगी, उनके इंतकाल के बाद ये प्रॉपर्टी आपके फादर के पास आ जाएगी। तो ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि आपके दादा ने आपके फादर के हक़ में एक वसीयत की थी। वसीयत का मतलब यही होता है कि हमारी ज़िंदगी में ये प्रॉपर्टी हमारी रहेगी, हमारी ज़िंदगी के बाद हमारी प्रॉपर्टी ये हमारे फ़लाँ लड़के को चली जाएगी। ये वसीयत जो है अपने आप में इस्लामिक नुक्ते नज़र से गलत है, क्योंकि कोई भी मुस्लिम बाप अपनी प्रॉपर्टी को अपने किसी औलाद के फेवर में जो है वसीयत नहीं कर सकता है। दूसरी बात थी कि गिफ्ट हो सकता है, अगर उन्होंने गिफ्ट किया था तो वो अपनी ज़िंदगी में गिफ्ट कर सकते थे, लेकिन गिफ्ट के साथ एक शर्त यह है कि आपको पोजेशन भी देना पड़ेगा। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि पोजेशन नहीं था, पोजेशन अगर नहीं था तभी जो है उस प्रॉपर्टी को फिर जो है किसी आपके फूफी को के नाम कर दिया गया, बेच दिया गया, अब फिर आपके फूफी से ने किसी तीसरे को बेच दिया। तो इस तरह से मेरे नुक्ते नज़र से, मेरे मालूमात के मुताबिक जो आपने बताया है उस बेसिस पर मैं कह रहा हूँ कि आपका केस कमज़ोर लग रहा है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ जी, हमारी एक बहन की शादी किए थे जी, उनके सेकंड मैरिज थी उनके शहर की। हाँ, तो उनके शहर में पहली बीवी से औलाद नहीं थी तो बहन का लड़का लेके गोद लिए थे जी। बाद में फिर पहली बीवी का इंतकाल होगा जब हमारी बहन से शादी की है, तो हमारी बहन के भी 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की जी। बाद में उनका इंतकाल हो गया, वो हमारी बहनों ही साहब का जी 5 साल पहले। फिर उसके बाद हमारी बहन का भी हो गया अभी 6 महीने पहले। तो अब इनके एक लड़का एक लड़की है, 10 साल और 12 साल के बच्चे। और वो पहली बीवी ने जो गोद ली थी वो बोलता कि मेरा प्रॉपर्टी पे हक है, बच्चों को कुछ दे रहा नहीं, तो क्या ऐसा जायज है क्या? उसका गोद लिया हुआ है तो ये बच्चों को नहीं दे के उसने लेना? जी, देखिए, आपने सवाल ये किया है कि आपकी बहन की जिसने शादी हुई थी उनके पहले भी एक शादी हुई थी जिससे कोई बच्चा नहीं था, उस बच्चे को न होने की वजह से जो है उन्होंने दूसरी शादी की आपकी बहन से, और आपकी बहन से एक लड़का और एक लड़की है जो कि 10 और 12 साल के हैं। और पहली बीवी ने ये कहा कि एक बच्चे को हमने गोद लिया था, वो बच्चा ये कह रहा है कि मेरा भी हक बनता है। पहली बात तो ये कि इस किस्म का गोद लेना इस्लाम में जो है वो जायज़ नहीं है, वो अपने आप में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट अगर लगाएंगे तो इल्लीगल हो जाएगा। जो उनके मरहूम की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में सिर्फ इन बच्चों का हक है जो कि उनके जायज़ बीवी से पैदा हुए हैं, जिसका कि उम्र 10 और 12 साल है। वो गोद लिए हुए बच्चे का उस प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं बनता है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो 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 जी, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है मैडम कि मेरी एक प्रॉपर्टी है, पुरानी दुकान दी हुई है, लगभग 35-40 साल से है भाड़ुआ किराएदार जी। वो अभी मुझे किराया भी नहीं दे रहा है लास्ट 3 साल से, और किराया भी बहुत कम है, 300 रुपीज ही है। और आज के जमाने में मेरा उसकी बाजू में सेम दूसरी प्रॉपर्टी, उसका किराया आज 5,500 रुपए। तो मैं उनको बोल रहा हूँ आप मुझे कुछ 2 बढ़ा के, लेकिन वो इनकार करेगा, बोले मैं तुम्हारे जो ताकत है वो कर लो, जो करना हो वो कर लो आप जी। देखिए, आपने बताया कि वो प्रॉपर्टी जो है वो दुकान है और किराया जो है 40-50 साल पुरानी है। तो एक बात है, अगर वो किराया नहीं दे रहा है तो नॉन पेमेंट ऑफ रेंट के ऊपर आप उनसे खाली कराने का मुकदमा डाल सकते हैं। आपको एक बात बताऊं कि जो ये रेंट कंट्रोल एक्ट है, जैसे दिल्ली में दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट है, तो रेंट कंट्रोल एक्ट जो है या रेंट से रिलेटेड सिचुएशंस को गवर्न करने के लिए हर स्टेट का तकरीबन अलग अलग लॉ है। तो आप अपने लोकल एडवोकेट से ये प्रॉब्लम रखिए और फ़ौरन इंगेज कीजिए। अगर वो ये किराया भी नहीं दे रहे हैं, खाली भी नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ आप जो है कानूनी कार्रवाई कीजिए। के हवाले से इस बार हमारे मसाइल
वुमेन्स कॉलेज AMU से। दूर से देखकर ऐसा लगता है इट इज अ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नो, इट्स नॉट। इट प्रैक्टिसेस द वेरी वर्ड डेमोक्रेसी टू इट्स पार। अगर मैं मुर्शिदाबाद से यहाँ आके यहाँ पढ़ के यहाँ पे मैं जॉब कर सकती हूँ तो मुझे लगता है एनीबॉडी कैन डू दैट। चमन सभी का है, लड़कियों का है। अब एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम वकील साहब में। वकील साहब, इस दौरान एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। जिस तरह से आप RTI के बारे में बता रहे थे, अगर कोई RTI फाइल करता है और उसको उसका जवाब बहुत देर में मिलता है या फिर गलत जवाब मिलता है, तो क्या इसके लिए भी कोई पेनल्टी या कंपनसेशन है? देखिए, पहली बात तो ये कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में ये बहुत क्लियर है कि आपके एप्लीकेशन देने के 30 दिन के अंदर जो है उस डिपार्टमेंट को जवाब इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करना है जी। अगर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है या ये कि इंफॉर्मेशन जो है वो एम्बिगुअस प्रोवाइड करता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं करता है, तो आपको उसी एक्ट में ये अपील का प्रावधान दिया गया है कि उसी डिपार्टमेंट में जो आपको इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स है, उससे सीनियर रैंक का ऑफिसर्स को ये अपील को सुनवाई करने का हक दिया गया है। उसके पास जो है आप अपील फाइल कर सकती हैं, ये बताते हुए कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन मांगा था और वो इन्फॉर्मेशन किस तरह से नहीं दिया गया है और उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया है कि क्यों नहीं दिया गया है जी। उसको जो है उस एप्लीकेशन को जो वो ऑफिसर है वो 1 महीना 30 दिन या एट द मोस्ट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस जिसको बोलते हैं 45 डेज, तो 45 डेज 30 दिन या 45 डेज के अंदर जो है हर हालत में उसको इन्फॉर्मेशन देना है। अगर वो उस अपील को डिसाइड करना है, वो इन्फॉर्मेशन देना है, अगर नहीं देना है तो उसको रीज़न लिखना है। अगर उससे भी आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो आपके पास सेकेंड अपील जो है वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जैसा केस हो, अगर दिल्ली में हो तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को आप जो है एक सेकेंड अपील आप दायर कर सकती हैं, जिसको कि उन्हें डिसाइड आपके फेवर भी हो सकता है, अगेंस्ट में हो सकता है, लेकिन उसको जो है 60 और 90 डेज के अंदर जो है एक मखसूस डेट के अंदर उसको भी डिस्पोज ऑफ करना होगा। जी, इस सेकेंड अपील की भी बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो जी, दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी बताएं। जी, मेरे दामाद ने दूसरा निकाह कर लिया है, अब मैं उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता हूँ? जी ठीक है, वकील साहब क्या कानूनी रास्ता है इनके लिए? देखिए, ये तो डिसाइड करना होगा पहली वाइफ को। अगर पहली वाइफ सेकेंड वाइफ को अगर साथ लेके चलें तो ऑल राइट, अदरवाइज इनको हक है खुला लेने का, इनको हक है डोमेस्टिक वायलेंस में जाने का, इनको हक है अपना मेंटेनेंस मांगने का। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो उठा रही है, क्योंकि सेकेंड शादी करना ही बगैर पहली वाइफ के इजाज़त के, इस्लामिक शरिया के नुक्ते नज़र से मैं बता रहा हूँ कि पहली वाइफ से कंसेंट लेना जो है वो लाजमी है। ये अलग बात है कि ये बाकी अब शरई कोर्ट देखेगा कि उनका कंसेंट न देना जायज़ है या नाजायज़ है। जैसे सपोज़ कर लीजिए कि डॉक्टरी ये प्रिस्क्रिप्शन है कि पहली वाइफ से बीवी मतलब कि माँ बनने का उनके पास गुण नहीं है, तो उसमें यह है कि अगर ऐसे में भी वो कंसेंट नहीं दे रही हैं तो फिर जो है आपका शरई अदालत या इस्लामिक लॉ के हिसाब से फिर एक ये आर्डर दिया जा सकता है कि हस्बैंड को कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं, क्योंकि पहली वाइफ, क्योंकि शादी का एक मतलब ये भी एक मकसद होता है अपने ख़ानदान को आगे बढ़ाना। अगर यही रुकावट हो रही है तब तो सही है, अदरवाइज़ जो पहली वाइफ हैं उनको हक़ है कि अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ प्रोसीड करें। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल वकील साहब से है कि मुझे पहले डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ था, तो उसमें भी इंटरिम 3200 हो गया, ठीक। उसके बाद उन्होंने 488 किया, उस पर भी मतलब 4000 हो गए जी। तो ये हाँ, हेलो जी सवाल पूरा करें। पहले डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ था मेरे ऊपर जी, तो उसमें इंटरिम 2500 हो गया, 3200। तो दूसरा केस उन्होंने 488 का किया, उसमें 4000 हो गए। तो मतलब मैंने पहले का तो मैं भरता हूँ, लेकिन दूसरे का अभी भरा नहीं, क्योंकि मतलब उनको मैंने कहा था कि ये
मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 488 क्या होता है। 498 इसमें तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। 498 वो मेंटेनेंस का। हाँ, तो ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है, इसमें मंथली ये नहीं दिया जाता है, मंथली अलाउंस का, मंथली मेंटेनेंस का नहीं है, मंथली मेंटेनेंस का। उसमें तो मतलब जज साहब ने ऑर्डर निकाला कि 4,000 दीजिए। नहीं, वो अपील में गई होंगी, क्योंकि 498 एक तो है क्रिमिनल ऑफेंस है, उसमें सज़ा होती है। सज़ा के बाद जो है अगर जज साहब ने ये फैसला देना है तो उसमें वो फाइन कर सकते हैं। लेकिन आप मेरी बात समझे नहीं। वो मेंटेनेंस का जो केस होता है ना, मेंटेनेंस का जी, वही उसी में 4,000 हो गई। हाँ, तो वो मेंटेनेंस का आप ये बताइए फिर कि फिर जब उनको 3200 हुआ तो उसके बाद वो अपील में गई होंगी, अपील में जो है आपको 4000 हो गया होगा। तो अगर उससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन उसमें चांसेस बहुत कम हैं। सिंपल ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस में जो इंटरिम मेंटेनेंस था वो मजिस्ट्रेट ने दिया 32,000, उसके खिलाफ वो अपील में गई, उन्होंने जस्ट 4,000 कर दिया। तो 4,000 आज की डेट में आप बाउंड है 4,000 देने के लिए। अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं हैं तो फिर आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो अस्सलाम जी, वालेकुम सलाम जी। मैं निजामाबाद से मोहम्मद अब्दुल खालिक बात कर रहा हूँ जी। जो हमारे दादा की प्रॉपर्टी थी, हमारे वालिद साहब गुजरने के बाद में हमारे वाला साहब वो प्रॉपर्टी हमारे मंदिर भाई को लेके दे दिए। अच्छा। और हम 4 भाई 2 बहनें हैं, हमारे को कुछ भी इसके बारे में इंटीमेशन नहीं मिला। और वो मलगी भेज गई भी तकरीबन 20-25 साल हुआ, हम जब बहुत छोटे थे। तो अब उसके बाद हम कुछ केस कर सकते क्या? पहली बात तो ये कि आपके वालिद के इंतकाल के बाद 4 भाई और 2 बहनों में इस प्रॉपर्टी को बंटनी थी। अगर सपोज के लिए कि नहीं बटी और आज आपको ये पता चल रहा है कि 20-25 साल पहले ही आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया गया, तो देखिए किसी भी कानून का एक लिमिटेशन होता है। इसमें लिमिटेशन जो है 12 साल का होता है। वो पीरियड निकल गया है, क्योंकि कानून पहले कोर्ट ये पूछेगी कि आप इतने दिन कहाँ थे। अगर इस डिले को आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 12 साल और 25 साल में काफ़ी फ़र्क होता है, तो ये एडवर्स पोजीशन के हिसाब से प्रॉपर्टी जो है उसी के पास रहेगी जिसके पास आज की डेट पे है। 2 कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनके सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका? जी मैम, मेरा सवाल है, अगर शेड्यूल ट्राइब होती है ना, शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट जो मिलती है जी, तो मैम जो वो मिलती है ना लड़की को, मैम उसको वो अगर उसकी शादी नॉन शेड्यूल ट्राइब में हो जाएगी, क्या उसकी सर्टिफिकेट वैलिड रहती है फिर? जी, एक और सवाल वकील साहब, एक और सवाल लेंगे, फिर दोनों का जवाब साथ में देंगे। हेलो जी, मैं सलमान बख्श मंजूरी झांसी से बोल रहा हूँ। जी, झांसी से बात करें, बताएं आपका क्या सवाल है? एक्चुअली मैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में एज ए लाइनर वर्कर था। आज से 40 साल पहले मुझे सर्विस से निकाला गया। हाई कोर्ट से मैं मुकदमा जीत गया हूँ। सुप्रीम कोर्ट में अपनी 1.5 साल हो गई, वहाँ सुनवाई की जा रही केस की। जी जी, मैं पहला सवाल ले रहा हूं कि आपने ये कहा कि अगर कोई एससी ग्रुप से बिलोंग करता हो, शेड्यूल कास्ट से, या शेड्यूल का सर्टिफिकेट उसके पास है और वो लड़की है, अगर वो शादी कर ले रही है तो क्या किसी नॉन शेड्यूल कास्ट में या कि नॉन रिजर्व कैटेगरी में, तो क्या उसका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा? बिल्कुल वैलिड रहेगा, वो पूरी लाइफ वैलिड रहेगी, चाहे वो कहीं शादी कर लें। बस सिर्फ मसला ये होता है क्या हस्बैंड को भी वो प्रियॉरिटी, या अगर हस्बैंड शेड्यूल कास्ट है और वाइफ जो है नॉन शेड्यूल कास्ट है, तो क्या फिर वाइफ को मिलेगा? तो ये तो अभी क्लियर है कि नहीं मिलेगा। सिर्फ उसी को शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट मिलेगा, वो बेनिफिट मिलेगा जो कि सही मानों में शेड्यूल कास्ट के बाय बर्थ वो शेड्यूल कास्ट हो। एक मुकदमा ज़रूर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अभी वो उसका फाइनल डिसीजन जहाँ तक मेरे मालूमात है नहीं आ पाया है, जिसमें यही चीज़ चैलेंज किया गया है, क्योंकि एक साहब शेड्यूल कास्ट नहीं थे लेकिन उन्होंने शादी की एक शेड्यूल कास्ट लड़की से, उसके बाद रिजर्व कैटेगरी से वो हस्बैंड जो है, जो कि शेड्यूल कास्ट से नहीं थे लेकिन शेड्यूल कास्ट की उनकी बीवी थी, तो उस कैटेगरी में उन्होंने एप्लीकेशन वो इलेक्शन लड़ा। दूसरी पार्टी ने चैलेंज किया कि इनकी बीवी तो है शेड्यूल कास्ट लेकिन ये नहीं है, तो इसलिए उनको ये बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। अब वो पिटीशन जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जी, दूसरे कॉलर ने हमें कॉल किया था झांसी से। इनका सवाल था कि 40 साल पहले इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था।
जी देखिए, जैसा कि मैंने अभी इससे पहले वाले सवाल में बताया कि हर कानून का एक लिमिटेशन होता है, लेकिन आपने ये कहा कि 40 साल पहले निकाला और आपने उसको चैलेंज किया। चैलेंज करने के बाद आप मुकदमा जीत गए। दूसरी पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट में आई 1.5 साल पहले और वो मुकदमा अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अगर आप सीनियर सिटीजन हो गए होंगे इस बीच और एक आप अर्जेंट एप्लीकेशन सुनवाई को प्रीपोनमेंट करने की अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई का आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अपने वकील साहब से बात कीजिए और यही ग्राउंड लेके कि अब हम फेक एंड ऑफ माई लाइफ में हैं। 40 साल पहले मेरा सर्विस को टर्मिनेट किया गया था। 1.5 साल से सुप्रीम कोर्ट में उनके तरफ से फाइल की हुई अपील जो है पेंडिंग है, उसकी जल्दी सुनवाई की जाए। यही आपके पास जो है एक कानूनी चाराजोई है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल ये है, अभी हमारी प्रॉपर्टी है मेरी। जी, देखिए सबसे पहले अपने टीवी की आवाज बंद करिए। लगातार हम अपने व्यूवर्स से यही कहते हैं, वो जब भी हमें कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दें, जिससे उनका सवाल हम सही से सुन पाएं। वकील साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं आरटीआई की, और आपने बताया कि अगर उसका जवाब मिलने में देरी होती है या फिर गलत जवाब मिलता है तो आप सेकंड अपील कर सकते हैं। तो इसमें सीआईसी का अगर मैं रोल पूछूं तो सीआईसी किस तरह से काम करता है और कितना वक्त लगता है इसमें? देखिए, अपील का प्रावधान एक्ट ही में दिया गया है, फर्स्ट और सेकंड दोनों अपील का। तो वही एक ग्राउंड आपको लेना पड़ता है कि एक चीज़ बराबर जहन में रखें कि जब भी एप्लीकेशन आप लगाएंगे और जो इन्फॉर्मेशन आप मांगेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक मांगना है। उसके बाद अगर किसी ग्राउंड पे वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं तो कानून में ही ये प्रावधान है कि इन्फॉर्मेशन न देने का रीज़न देना पड़ेगा कि आप इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहे हैं, या इन्फॉर्मेशन किस तरह से सीक्रेट है या किस तरह से सरकार के नहीं बल्कि देश के विरुद्ध जा रहा है, या ये कि प्रोटेक्टेड इन्फॉर्मेशन में आता है। अगर वो रीज़न वैलिड है, ऑल राइट। अगर वैलिड नहीं है तो इसी के लिए अपील का प्रावधान दिया गया है। अगर फर्स्ट से नहीं है तो आप सेकंड में जाइए। सेकंड अपील में आपको 90 डेज़ के अंदर जो है उनको आपको इन्फॉर्मेशन आपके अपील को, सेकंड अपील को डिसाइड करना होता है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरे घर में 2 भाई की शादी हो गई है, ठीक है ना? जी। 2 भाई की शादी, उनकी 2 मिसेज हैं, ठीक है? घर में किसी तरह छोटा मैटर झगड़ा वगैरह नॉर्मली, ठीक है, होती है, ठीक है ना? जो दोनों भाभी हैं वो लोग बार बार झूठा बोलती हैं कि आप लोग को हम दौड़ी केस में या किसी तरह का केस में फंसा देंगे, झूठ मूठ का, लेकिन ऐसा कुछ बात है नहीं। तो उस पोजीशन में हम लोग क्या करें अपनी सेफ्टी के लिए? जी, ठीक है, वकील साहब ये क्या कर सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए? अब देखिए, ऐसे में तो सेफ्टी के लिए सिंपल ये है कि आप खुद एक कंप्लेंट दीजिए, जिसको इन्फॉर्मेटिव पिटीशन बोलते हैं। कि इन्फॉर्मेटिव पिटीशन आप लगा सकते हैं कि हमारा ये मसला है, 2 भाई हैं, उनकी शादी हो चुकी है और हमें ये धमकी दिया जाता है। आपको रीज़न देना पड़ेगा कि धमकी क्यों दी जाती है। उनको आपको प्रॉपर्टी कब्जा करना है, आपको घर से निकालना है, जो भी रीज़न है आपको देना पड़ेगा। और ये धमकी से हमें ख़तरा ये है कि हमें जो है गलत केसेस में फंसा दिया जाएगा। देखिए, किसी दूसरी पार्टी को कोर्ट में जाके या पुलिस स्टेशन में जाकर किसी के खिलाफ गलत केस लॉन्च करने से या फाइल करने से कोई नहीं दुनिया की ताकत रोक सकती है। लेकिन हाँ, अगर आप पहले से तैयार हैं और आपने पहले से इन्फॉर्मेशन दे रखा है तो ये आपको डिफेंस में काम करता है। वहाँ पर जाकर आप बता सकते हैं कि ये इन्होंने गलत केस फाइल किया है और इसके मुतालिक मैं पहले ही इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ और जिस चीज़ का मुझे ख़तरा था वो इन्होंने करके दिखा दिया। इन्होंने हमारे खिलाफ गलत केस या गलत कंप्लेंट थाने में लॉन्च कर दिया। तो आप पहला काम यही कीजिए कि आप थाने में जाकर इसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। जी, वकील साहब, अगर किसी सरकारी फैसले की कोई कॉपी लेना चाहता है तो क्या आरटीआई के तहत इसे मांगा जा सकता है? देखिए, वो भी राइट टू इन्फॉर्मेशन में आता है कि सरकार के जितने भी लेन देन हैं या जो भी उनके मुकदमे चले हैं, फैसले का मतलब कि फैसले 2 किस्म के होते हैं कि एक तो सरकार अदालत में गई है किसी के मुतालिक या सरकार के खिलाफ कोई केस हुआ है, उसका कोई जजमेंट आया है तो वो जजमेंट तो ऑलरेडी वो पब्लिक डोमेन में होता है, उसको ले सकते हैं। बाकी सरकार के अंदरूनी जो फंक्शन होता है, जो चीज़ें पास होती हैं, कोई रेजोल्यूशन पास होता है, किसी चीज़ को पास किया जाता है, किसी चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है तो उसके मुतालिक भी इन्फॉर्मेशन ले सकती हैं, प्रोवाइडेड कि वो इन्फॉर्मेशन जो है प्रोटेक्टेड इन्फॉर्मेशन में ना आता हो। जी, एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो।
लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। वकील साहब, जैसे अगर इस एक्ट की बात करें तो ये एक्ट इसलिए बनाया गया, कहीं ना कहीं करप्शन रोकना इसके पीछे वजह थी। तो आपको क्या लगता है ये जो एक्ट है, क्या ये सही साबित हो रहा है या जिसलिए बनाया गया वो काम ये कर रहा है एक्ट? देखिए, इस एक्ट का मेन मकसद ही था कि सिटीजन्स को एम्पावर्ड करना। एम्पावर्ड करने का मतलब ये कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए या किसी भी चीज़ पर अमल करने के लिए, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो सबसे चीज़ होती है, पहली चीज़ होती है कि आपको उस चीज़ के मुतालिक जानकारी हो, इन्फॉर्मेशन हो। हकीकत ये है कि इस राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के आने से पहले डिपार्टमेंट के, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई इन्फॉर्मेशन जो है सिर्फ एमएलए और एमपी ही ले सकता था, अपने लेटर हेड पर भेजता था। वो भी कोई 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, कभी साल भर के अंदर डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन देता था। अब इससे है कि पब्लिक एम्पावर्ड हो गई है। उस एम्पावर्ड होने का नतीजा ये निकलता है कि मेन उसका यही था कि ट्रांसपेरेंसी लाना है इसमें, ताकि करप्शन से उसको जो है ये किया जाए, बचाया जाए, क्योंकि करप्शन से तमाम देश की प्रगति रुक जाती है। तो इस हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन अपने आप में जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक बहुत ही वेलफेयर लेजिस्लेशन है। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। वकील साहब, जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं आरटीआई की, तो अगर कोई आरटीआई फाइल करने जाता है और पीआईओ उससे पूछता है कि आप क्यों आरटीआई फाइल कर रहे हैं या आप इसको फाइल करने के पीछे क्या वजह है, तो क्या ये हक है पीआईओ के पास कि वो वजह पूछ सकता है? देखिए, इस एक्ट को बनाने में, इसके प्रोविजंस को, प्रावधान को ड्राफ्ट करने में हर किस्म का प्रिकॉशन लिया गया है, क्योंकि डिपार्टमेंट में अक्सर यही देखा जाता है कि इफ़ एंड बट लगाकर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता था। इसमें क्लियर ये बात कर दी गई इस एक्ट के तहत कि पीआईओ को या उस डिपार्टमेंट को ये पूछने का हक नहीं है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन किस लिए चाहिए, बल्कि इसको उल्टा कर दिया गया है कि वो इन्फॉर्मेशन अगर नहीं दे रहा है तो उसको रीजन लिखना पड़ेगा कि क्यों नहीं दे रहा है। तो इस हिसाब से भी इस एक्ट में, जिसको चेक एंड बैलेंस कहते हैं, क्योंकि ये इस एक्ट में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की बात की गई है, इसलिए तमाम किस्म के वो बाधाएं जो कि आ सकती थी, जो कि ब्यूरोक्रेट्स लगा सकते थे, उन सबको दूर कर दिया गया है। तो आपका सवाल का सीधा जवाब ये है कि पीआईओ को या उस डिपार्टमेंट को ये हक नहीं है कि पूछे कि आपको ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए। अगर वो इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्टेड इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हर हालत में उनको इन्फॉर्मेशन देना है डिपार्टमेंट को। रीज़न न लिखने की ज़रूरत है, न वो रीज़न पूछने का उसको हक है। जी, और इस दौरान एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो 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 जी, वालेकुम सलाम, बताएं। प्रॉपर्टी वाली साहब की बेटा भाव हमारे करके हम आधा प्रॉपर्टी देवल के लगे, हम दे सकते या नहीं दे सकते, इसके बारे में जरा आप सवाल फिर दोहराइए। जी, और साथ ही साथ अपने टीवी की आवाज भी बंद करिए। हाँ, बंद करिए। बंद। हाँ, पूछिए, सवाल पूछिए। प्रॉपर्टी वाली साहब की बेटा भाव आधा प्रॉपर्टी देवल के लगे हमसे, क्या दे सकते हैं, नहीं दे सकते? नहीं। आपका सवाल फिर भी क्लियर नहीं हुआ। आप बेटे हैं, आधा प्रॉपर्टी दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ये कोई सवाल नहीं हुआ। नहीं, मैं वालिद साहब हूँ, मेरा बेटा और बहू लड़ रहे हैं मेरे से, प्रॉपर्टी आधा दे बोल के मेरे को बोल रहे, दे सकते हैं या नहीं दे सकते, वही मालूम करना। देखिए, आपके बहू या बेटे को प्रॉपर्टी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, देखिए इस्लामिक लॉ के हिसाब से आप जो हैं, जब तक प्रॉपर्टी चाहे वो आपके फादर के ज़रिए आपको मिली हो, यानी वरासत में मिली हो, या आपकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, आप पूरे के पूरे उसके मालिक हैं। आप अपनी ज़िंदगी में आधी प्रॉपर्टी या पूरी प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी में ये देकर उसको पोजीशन भी आपको देना होगा। तो आधी भी दे सकते हैं और पूरी भी दे सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। जी, एक कॉलर हमारे साथ और फोन लाइन पर है। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। ये कांग्रेस हुकूमत ने 3 हिस्सा कर दिया ना, फिर क्यों आया, फिर क्या? जी, आप पूछना क्या चाहते हैं? मेरे जो कॉलर हैं उनसे गुजारिश ये है कि सवाल को जो है क्लियर पूछें। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। वकील साहब, एक बहुत ही अहम सवाल है कि क्या आरटीआई के अंदर चीफ जस्टिस भी आते हैं?
जी, जैसा कि मैंने बताया कि आरटीआई के तहत जो है तमाम कोर्ट्स आती हैं और तमाम कोर्ट्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि पीआईओ अगर सही काम ना करे या देर से जवाब देते हैं या गलत जवाब देते हैं तो क्या उनके लिए किसी तरह की कोई पेनल्टी है? वहीं पे अगर पीआईओ अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट करता है तो वो कंप्लेंट कहाँ पर करे और उसके लिए जो जुर्माना है या सज़ा है वो क्या है, कितनी है? देखिए, इसमें इस सवाल में दो चीज़ें छिपी हुई हैं। एक बात तो ये कि अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो फिर उसके अगर 1 महीना आप इंतज़ार करेंगे उसके बाद आप अपील कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि वो इन्फॉर्मेशन जानबूझकर नहीं दे रहा है, जानबूझकर डिले कर रहा है या जानबूझकर गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, और आप जब अपील में जाएँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर वहाँ पर क्लियर आपने कर दिया कि किस तरह से जानबूझकर वो इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल था और आप इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इंटाइटलमेंट थे, यानी वो प्रोटेक्टेड इन्फॉर्मेशन नहीं था, और उसके बाद भी अगर वो नहीं दिया है, डिले किया है, तो हर डिले पर जो है तकरीबन हर दिन के हिसाब से 2,500 रुपया जो है उसके ऊपर फाइन लगेगा, जो कि उसकी तनख्वाह से कटेगा। और मैक्सिमम जो है ये लिमिटेशन अमाउंट जो है वो 25,000 तक का है कि इतने तक पीआईओ पर जो है वो जुर्माना लग सकता है। जी, अगर किसी ने आरटीआई फाइल की है लेकिन उसके पास वहाँ जाने के लिए वक्त नहीं है तो वो किस तरह से इंफॉर्मेशन हासिल करेगा? देखिए, एप्लीकेशन जो आरटीआई का है उसमें क्लियर ये देना चाहिए कि उसका एड्रेस क्या है, पोस्टल एड्रेस क्या है, और बाकी इन्फॉर्मेशन आपकी, अगर आपका एप्लीकेशन अदरवाइज कंप्लीट है, यानी कि आपका फीस दिया हुआ है, आपका एड्रेस लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग तो लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आप टेलीफोन नंबर भी ज़रूर दे दिया कीजिए ताकि कम से कम राब्ता रहे, ख़ासतौर से मोबाइल नंबर देने के लिए हालांकि बाध्य नहीं है लेकिन कंप्लीट एड्रेस देने के बाध्य हैं। तो आपको आरटीआई इन्फॉर्मेशन बाई पोस्ट भी ली जा सकती है, और अगर आपका एड्रेस लिखा हुआ है तो बाई पोस्ट जो है आपके पास वहाँ लाने के लिए जाना ज़रूरी नहीं है, बाई पोस्ट आ जाएगा आपके पास। जी, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आपने आरटीआई के बारे में बताया, लेकिन वहीं पर साथ साथ ये ज़रूर जानना चाहूँगी, या जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी ज़रूर जानना चाह रहे होंगे कि अगर आप ऑनलाइन इसे फाइल करते हैं या फिर ऑफलाइन फाइल करते हैं तो क्या सही तरीका है और किन बातों का ख्याल रखें? जल्दी से जवाब चाहूँगी क्योंकि देखिए, ऑनलाइन में जो लोग अच्छी तरह से कंप्यूटर सेवी हैं उनसे तो मेरी गुजारिश ये है कि ऑनलाइन ही एप्लीकेशन लगाया करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन पहली बात तो कि पहुंच जाती है, उसी वक्त इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है कि डिलीवर हो गया है, और बस ये ख्याल रखें कि ऑनलाइन में जो आप एप्लीकेशन देंगे तो उसका पेमेंट भी जो है फ़ी का वो ऑनलाइन ही करना पड़ता है। तो अगर ये चीज़ है तो मैं तो यही कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि ऑनलाइन ही आप लोग ये दिया कीजिए, एप्लीकेशन दिया कीजिए अगर मुमकिन हो तो। जी, वकील साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। फिर से हाजिर होंगे आपकी कानूनी उलझनों को सुलझाने और कानूनी समझ को बढ़ाने। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।